हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इसमें सी में डेटा टाइप्स के बारे में देख लिया था। राइट, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, बुल। राइट, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। राइट, साइज ऑफ ऑपरेटर इन सी। अब देखो होता क्या एक्चुअली में कि जो भी हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, राइट, जितने भी हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, इंट पढ़ा था, फ्लोट, उसके बाद कैरेक्टर, बुल। अब इंट के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग। राइट, तो अब जो हर एक डेटा टाइप होता है ना, हर एक डेटा टाइप का अपना क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है। राइट, जैसे अगर हम लोग इंट का ही देखते हैं तो ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट के पास कितने बिट्स स्टोरेज करने हैं, 16 बिट्स हैं। राइट, सिमिलरली इंट के पास कितने हैं, 32 है। लॉन्ग लॉन्ग के पास कितने हैं, 64 बिट्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास इंटीजर टाइप है उसके पास कितने बिट्स प्रेजेंट है, एक्चुअली 32 बिट्स, यानी 32 प्लेसेस अगर तुम मेमोरी लोकेशन में डाल दो। राइट, ये जैसे तुमने 32 ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो बेसिकली अब हर एक ब्लॉक में या तो तुम ज़ीरो डालोगे या वन डालोगे, क्योंकि जो हमारे पास सीपी होता है वो बाइनरी नंबर्स पे डील करता है। तो ज़ीरो या क्या डालोगे तुम, वन डालोगे। तो ज़ीरो वन डाल के टोटल कितने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे, 2 की पावर 32। राइट, कितने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे पॉसिबल केसेस, 2 की पावर 32। तो यानी कितने नंबर ये एक्चुअली स्टोर कर सकता है, 2 की पावर 32 नंबर क्या करता है, ये स्टोर कर सकता है। और ये जो रेंज आपका बता रहा है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोलता हूँ, वो एक्चुअली में 2 की पावर 32 है। राइट, ये जो -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 - 1 तक का जो रेंज आप देख रहे हैं, ये कितने नंबर्स हैं इसके अंदर, 2 की पावर 32 नंबर्स हैं। राइट, तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं उन हर एक डेटा टाइप का क्या होता है, अपना स्टोरेज कैपेसिटी होता है। नंबर ऑफ बिट्स उनको क्या कर दिए गए, अलॉकेट कर दिए जाते हैं। राइट, अब दिक्कत यहाँ पे ये होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कंपाइलर है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, नंबर ऑफ बिट्स देता है। हो सकता है कोई कंपाइलर होगा वो शॉर्ट को 16 की जगह 8 बिट ही देता हो। राइट, इंट को 32 की जगह 16 बिट ही देता हूँ। राइट, कंपाइलर टू कंपाइलर ये चीज़ क्या करता है हमारे पास डिपेंड करता है। लॉन्ग लॉन्ग को हो सकता है वो 32 बिट देता हूँ। क्लियर। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो चीज़ है ना कि एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को कितने नंबर ऑफ बिट्स मिलेंगे स्टोर करने के लिए, कंपाइलर पे डिपेंड करता है। और यही मतलब, और मतलब ये जानना कि ये हमारा जो जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं इस लैपटॉप पे जीसीसी कंपाइलर पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा कंपाइलर कितना नंबर ऑफ बिट्स इसको दिया है, मतलब डेटा टाइप को, वो निकालने के लिए हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। राइट, तो समझ में आ गया कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्यों यूज होता है। विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर वी कैन नो हाउ मैनी नंबर ऑफ बाइट्स, एक्चुअली यहाँ पे ये बाइट्स बताता है, ठीक, बिट्स नहीं बताता है, बाइट्स बताता है, हाउ मैनी नंबर ऑफ बाइट्स अ कंपाइलर हैज़ गिवन टू अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। राइट, एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को कितने नंबर ऑफ बाइट्स कंपाइलर दिया है, वो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर बता सकता है। ठीक, अब जनरली होता क्या है कि रिलेशन देखें तो जो हमारे पास 1 बाइट होता है वो एक्चुअली में 8 बिट्स के बराबर होता है। कितने बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक, तो जो हमारे यहाँ पे ये आउटपुट देगा साइज ऑफ ऑपरेटर का, अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो तो आउटपुट जो ये देगा वो क्या आउटपुट देगा, नंबर ऑफ बाइट्स, जो कि डेफिनेटली क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी। राइट, यानी इसका आउटपुट क्या होगा, हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक, इसको यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एक सैम्पल एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या हैश इंक्लूड stdr.h। तो इसका मतलब तो आपको पता है कि ये कमांड प्री प्रोसेसर को बोलता है कि stdr.h फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो इंट में। ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन, ये हमारा स्कोप, ओपन स्कोप, यहाँ से एक्चुअल प्रोग्रामिंग हमारा क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ। तो प्रिंट एफ परसेंट डी साइज ऑफ इंट, तो परसेंट डी का मतलब क्या है, परसेंट डी हमारे पास इंटीजर का क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट प्रिंट होगा वो एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी, और वो क्या प्रिंट होगी, साइज ऑफ इंट, मतलब जो इंटीजर डेटा टाइप है उस वो कितना नंबर ऑफ बाइट्स उसके पास है स्टोर करने के लिए, उसकी वैल्यू ये क्या करेगा, हमारे पास प्रिंट करेगा। ठीक, सिमिलरली प्रिंट है परसेंट साइज ऑफ फ्लोट, यानी जो फ्लोट डेटा टाइप है, तो फ्लोट डेटा टाइप के पास कितने नंबर ऑफ बाइट्स प्रेजेंट है, वो हमारे पास यहाँ से ये चीज़ क्या होगा हमको पता चलेगा। सिमिलरली ये प्रिंट है परसेंट साइज ऑफ कैर, तो कैर डेटा टाइप का पता चल रहा है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर को
यूज़ करते हैं, ठीक। तो आउटपुट जनरली आप जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट 441 आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑफ बाइट्स यानी 32 बिट्स। फ्लोट का भी क्या होता है, 4 नंबर ऑफ बाइट्स यानी 32 बिट्स। और कैर का क्या है, एक बाइट है यानी 8 बिट्स, ठीक। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का मदद से ये पता कर सकते हैं कि हमारा कंपाइलर किसी भी डेटा टाइप को कितना नंबर ऑफ बाइट्स दिया हुआ है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ अच्छा इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट जेड टी होता है, तो जनरली मैं इसको यूज़ करने नहीं बोलूँगा, राइट। इसको ना ही यूज़ करो। हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर जब जब साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करना होगा तो हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे इसको, ठीक। परसेंट यूज़ करके जनरली क्या होता है ना कि हर टाइम क्या होता है, मतलब आउटपुट नहीं दे पाता, कहीं कहीं आपको एरर दे देगा, ठीक। तो इसलिए मोस्ट सेफ रूट यही है, सेफेस्ट रूट हमारे पास क्या है, इसी तरीके से उसको यूज़ करना है, ठीक। तो ये था हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर देता है, मतलब कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा पहले इसको भी करके दिखा देते हैं, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, नोट पैड, नोट पैड, ये रहा नोट पैड, ठीक। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, हैश इंक्लूड HTTIO राइट, मेन, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली वही प्रोग्राम को मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको क्या आउटपुट क्या आएगा, प्रिंटर पर्सन डी कॉमा साइज ऑफ इंटीजर, राइट। सिमिलरली प्रिंटर पर्सन डी कॉमा साइज ऑफ फ्लोट, राइट। और दूसरा क्या था, प्रिंटर पर्सन डी साइज ऑफ यार, तीसरा था रिटर्न जीरो। ये मैंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख दिया है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें सेव कर देता हूँ, ठीक। तो इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, मान लो नेम ही रख देता हूँ इसका नाम, नेम डॉट सी, ठीक। और इसको मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ सेव। तो ऑब्वियस बात है नेम डॉट सी का आप फाइल यहाँ देख रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाते हैं, टर्मिनल पे गए, तो अब देखो टर्मिनल हमारा कहाँ पे है, यूज़र में है, तो क्या करेंगे, इसको पहले डेस्कटॉप पे लाएंगे, तो सी डी डेस्कटॉप, राइट। फिर उसके बाद इस फाइल को हमको डालना है, तो फाइल क्या है, फाइल का नाम है नेम, जीसीसी नेम डॉट सी, राइट। इसके बाद कोई एरर नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल ए डॉट ई एक्स का फाइल बन चुका है, तो डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, फिर उसके बाद उसको एंटर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया 441, जो कि जनरल आउटपुट है, जिस कंपाइलर जहाँ जहाँ यूज होता है तो वहाँ पे मतलब जो नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर होते हैं वो इतने स्टोर होते हैं, तो इसका आउटपुट क्या है, 4, ये क्या देगा आउटपुट का, तो आउटपुट ये है इसका, ठीक। तो हम लोग ये नॉर्मल एग्जांपल था जो मैंने आपको करके दिखा था। अच्छा अब साइज ऑफ ऑपरेटर में एक बात और बताना था, जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा के एक नया प्रोग्राम आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंट एक्स, ठीक। तो इंट एक्स मैंने किया था, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया जो इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक। फिर मैं क्या करता हूँ, इंट एफ पर्सन डी कॉमा साइज ऑफ एक्स प्लस प्लस, राइट।
और फिर मैं कर देता हूँ printf परसेंट डी, एक सेकेंड, कॉमा एक्स। राइट। तो मैं एक मतलब प्रोग्राम क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है x, जो इंटीजर डेटा टाइप का है। ठीक। फिर मैं क्या कहता हूँ printf परसेंट डी कॉमा साइज ऑफ x प्लस प्लस, मतलब जो x प्लस प्लस की वैल्यू होगी। अच्छा, x को मैंने वैल्यू नहीं दिया, x की वैल्यू मैं दे देता हूँ सपोज 10। राइट। x की वैल्यू मैंने क्या दे दिया, 10 दे दिया। तो printf परसेंट डी कॉमा साइज ऑफ x प्लस प्लस। ठीक। तो x की वैल्यू 10 थी, तो 10 प्लस प्लस यानी 11, यानी साइज ऑफ के अंदर किसकी वैल्यू पूछना है, किसकी मतलब वैल्यू निकालना है हमको, 11 की वैल्यू निकालना है। ठीक। तो अब 11 की वैल्यू निकालना है, तो परसेंट डी हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली 11 एक इंटीजर है, तो इंटीजर है तो जो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए वो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक। और फिर क्या है printf परसेंट डी कॉमा एक्स। अब मेन पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, एक्स की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट होगी कि एक्स प्लस प्लस जो यहाँ हो गया है हमारे पास वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो जब तुम इसका आउटपुट देखोगे तो एक्स की वैल्यू एक्चुअली में 10 प्रिंट होगा। ठीक। काम करता हूँ मैं बैक स्लैश एन लिख लेता हूँ, जिससे हमारा आउटपुट नेक्स्ट टाइम में आए। ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअली अब तक इसको रन कराएंगे हम लोग, तो जो वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसकी वैल्यू 10 प्रिंट होगी, ना कि 11। तो इसका लॉजिक पहले बाद में बताता हूँ, पहले रन करके इसको हम लोग देखते हैं। ठीक। तो मैंने सेव कर लिया है इसको, और फिर मैं इसको रन करने जाता हूँ। ये दिस इज नेम डॉट सी एंड ए। आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट इसका आया वो क्या है, हमारे पास 10 आया। तो यहाँ पे वैल्यू इसका एक्चुअली में 11 नहीं हुआ। इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि जो आपने यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया है, तो जो एक्स की वैल्यू चेंज हुई है ना, वो ऑपरेटर के अंदर चेंज हुई। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो एक्स प्लस प्लस आपने किया है, वो एक्स प्लस प्लस आपने साइज ऑफ ऑपरेटर यानी जो साइज ऑफ आपका फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है, क्या चेंज। आपने एक्चुअल प्रोग्राम में चेंज नहीं किया, एक्चुअल प्रोग्राम में आपने कहीं चेंज नहीं किया, आपने बस साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर वैल्यू चेंज हुई। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो एक्स की वैल्यू चेंज हुई वो बस इस ऑपरेटर के अंदर चेंज हुई, और जैसे ही आप ऑपरेटर से बाहर आए तो एक्स की वैल्यू जो इनिशियल थी 10, वो वही रह गई। समझ में बात। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल था साइज ऑफ फंक्शन के लिए। ठीक। तो साइज ऑफ ऑपरेटर मेरे हिसाब से इतना समझ आ गया होगा आप लोग को कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि ये जानने के लिए कि हमारा जो कंपाइलर है वो कंपाइलर कितना नंबर ऑफ बाइट्स पर्टिकुलर डेटा टाइप को दिया। ठीक। तो ये क्लासिकल एग्जांपल था साइज ऑफ ऑपरेटर का। फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात हैं, दैट इज ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। तो जैसे अगर कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक। अगर वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन देन इट इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। ठीक। Its value is accessible in every function. Its value is accessible within the scope. ठीक। अनिशलाइज वैल्यू रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी क्या होगी गार्वेल वैल्यू या फिर 0। ठीक। अच्छा देखो कहने का मतलब क्या होता है, जब जनरली हम लोगों ने अभी तक जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल को डिफाइन किया, दैट इज इंट एक्स मैंने लिखा है, मतलब एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया जो इंटीजर डेटा टाइप का था। ठीक। तो ये वेरिएबल मैंने कहाँ डिफाइन किया है, मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। राइट। मतलब जो ये मेन फंक्शन का स्कोप है उसके अंदर मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया। राइट। तो इस टाइप के वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ये कैसा वेरिएबल है हमारे पास, लोकल वेरिएबल है। राइट। ठीक है, हमारे पास लोकल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल जब आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल नहीं हो, जैसे आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया वो किसी फंक्शन के अंदर है नहीं, वो अपने आप इंडिपेंडेंट है। राइट। किसी के स्कोप के अंदर नहीं देखेंगे, मेन फंक्शन के भी बाहर। यहाँ पे एक्चुअली एक ही फंक्शन है इस पूरे प्रोग्राम में, दैट इज मेन फंक्शन, तो इस फंक्शन के बाहर है। राइट। तो ये क्या है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। ठीक। अब जनरली ग्लोबल वेरिएबल का जो खास बात ये होता है, पहला डिफरेंस जो समझ पाएंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक जो वेरिएबल डिफाइन किया वो क्या है, इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है वो मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, ठीक। तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में कि ये हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमारा सिर्फ इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर ही एक्सेसिबल है, ठीक। जिस स्कोप के अंदर इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है उस स्कोप के अंदर ही इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास एक्सेसिबल है। लेकिन ये जो वैल्यू है ना ग्लोबल वेरिएबल ये हर एक स्कोप में वेरिएबल है, मतलब हर एक स्कोप में इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड ग्लोबली, मतलब आप इसको किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में जब जब आप आगे मतलब यहाँ पे आपने मैंने क्या कर दिया है इस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद आप जब जब इसको यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ आप यूज़ करेंगे ना पूरे प्रोग्राम में हर जगह उसकी वैल्यू ये क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उस प्रोग्राम में कोई दूसरा लोकल वेरिएबल डिफाइन हो ना। समझ में ये बात मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रोग्राम के साथ। बस अभी के लिए इतना समझ लें कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो हर स्कोप के अंदर हर फंक्शन के अंदर मतलब जहाँ जहाँ एक्स आपका यूज़ होगा ना प्रोग्राम में वहाँ क्या होगा ये पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेसिबल होगा, ठीक। लोकल वेरिएबल हमारा वहीं तक एक्सेसिबल होता है जिस स्कोप के अंदर वो पर्टिकुलर क्या है हमारे पास डिफाइन है, ठीक। तो ये पॉइंट हमारे पास डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर अनइनिशियलाइज वैल्यू है मतलब अगर मैं सपोज इसको वैल्यू नहीं दूँ कहने का मतलब ये जैसे कि पूरा प्रोग्राम में एक बार हटा देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट एक्स, सिंपली मैंने इंट एक्स लिख दिया और फिर उसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया एंड मैं लिख देता हूँ printf परसेंटेज कॉमा एक्स, राइट। और फिर उसके बाद मैं करता हूँ रिटर्न जीरो एंड देन मैं मतलब इसको क्लोज करता हूँ इसको। अच्छा बात लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा ऐसे देखने में तो चलो ऐसे देख लो, राइट। तो इस तरीके से अगर मैंने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम मैंने लिखा है, ठीक। अब ये क्या है हमारे पास इन टेक्स्ट मैंने मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, राइट। तो ये कैसा वेरिएबल हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक। कैसा वेरिएबल है ग्लोबल, ओहो ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक। ये हमारे पास कैसा वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब अगर मैं इसको सेव करके अगर मैं इसको टर्मिनल पे रन कराता हूँ, ठीक। तो टर्मिनल पर अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो इसका आउटपुट आएगा जीरो, राइट। बात आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या हमारे पास जीरो आ गया, ठीक, राइट। अब मैं सेम चीज़ क्या करता हूँ इस वेरिएबल को अंदर डिफाइन कर लेता हूँ। कहाँ डिफाइन कर लेता हूँ किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इंट में है, राइट। एंड नाउ मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक। अब ये क्या कैसा वेरिएबल बन गया हमारे पास लोकल वेरिएबल बन गया, क्यों, क्योंकि मैं इसको अब मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, ठीक। यानी अब इसकी वैल्यू जो होगी बस इस स्कोप से लेके इस स्कोप के बीच में ही एक्सेसिबल होगी। तो इंट एक्स तो मैंने कोई वैल्यू एक्स की नहीं डाली है, ठीक। जैसे कि मैंने पिछले केस में ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन किया था तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं डाली थी, ठीक। तो आउटपुट क्या आया था हमारे पास जीरो आया था। अब इस सेंस में देखते हैं आउटपुट क्या आया था, तो मैं क्या करता हूँ इसको सेव कर लेता हूँ एंड अगर मैं इसको अगेन रन कराऊंगा तो रन कराते हैं तो देखो ये कोई भी गार्बेज वैल्यू दे दिया आउटपुट, समझ में आया? कोई भी क्या है गार्बेज वैल्यू आउटपुट, ठीक। तो लोकल वेरिएबल को अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे मतलब कोई वैल्यू अगर लोकल वेरिएबल की नहीं डालेंगे और फिर प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वो गार्बेज वैल्यू आउटपुट देता है, ठीक। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा हमारे पास आउटपुट जीरो देगा। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि अगर यही प्रोग्राम में सपोज कहीं ऑनलाइन कंपाइलर में करवा रहा होता है, राइट, तो वो ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल दोनों में जीरो देगा आउटपुट, राइट। अगर मैं सपोज इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको मैंने कर दिया कॉपी, ठीक। और सपोज यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर, ऑनलाइन सी कंपाइलर, राइट। तो इसमें अगर इसी प्रोग्राम को रन कराता हूँ कॉपी तो किया था ना पेस्ट ऑप्शन, हाँ पेस्ट। तो सपोज मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। अब मैं अगर इसको रन कराता हूँ इसने भी गार्बेज वैल्यू दे दिया लेकिन पहले गार्बेज वैल्यू देता नहीं था ये चलिए मैं एक बार किया था इसी में तो गार्बेज वैल्यू इसने नहीं दिया था। लेट मी चेक इट अगेन,
गार्बेज वैल्यू दे रहा है, ये पता नहीं आज क्या हो गया इसका। उस दिन नहीं दिया था, एक बार मैं कल चेक किया था जब फर्स्ट टाइम, तो उस दिन ये 0 दे रहा था। तो क्लियर है पॉइंट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको अगर आप रन कराते हैं तो आउटपुट 0 देता है, और लोकल वेरिएबल को अगर आप क्या करते हैं, अनिशियलाइज लोकल वेरिएबल यानी कोई वैल्यू आपने उसको नहीं डाली है, तब आप रन करेंगे तो उसका आउटपुट क्या देगा, कोई गार्बेज वैल्यू देगा। ठीक। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर सपोज हमारे पास, अगर आपके प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल भी है एंड ग्लोबल वेरिएबल भी है, देन उस सेंस में मतलब आउटपुट क्या होगा। जैसे सपोज, अब मैं इसको हटा देता हूँ। राइट। अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे इन एक्स, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, और वो वेरिएबल मैं मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, वो कैसा वेरिएबल हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल है। लिख देता हूँ मैं, कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। ये तो समझ आ रहा है कि मैं कमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारे पास कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ इन एक्स इक्वल्स टू 20। मैं एक दूसरा वेरिएबल मतलब अगेन एक्स एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ठीक। एंड प्रिंट पर्सन डी कॉमा एक्स। ठीक। फिर मैं कहता हूँ रिटर्न 0 एंड आई एक्स। ठीक। नाउ अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर मैं अब इसको क्या करता हूँ, सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक। अगर मैं इसको अब रन कराऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या ये प्रिंट करेगा। क्वेश्चन इज दिस, एक्स की वैल्यू ये 10 प्रिंट करेगा कि एक्स की वैल्यू 20 प्रिंट करेगा। राइट। तो देखो, जो प्रिंटफ फंक्शन है ना, वो क्या होता है, नियरेस्ट मतलब वेरिएबल डिफाइन होता है वहाँ देखता है। मतलब जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर स्कोप में प्रिंटफ डिफाइन है, किस स्कोप में प्रिंटफ डिफाइन है, इस वाले पर्टिकुलर स्कोप में प्रिंटफ डिफाइन है। ठीक। तो अब प्रिंटर पहले तो क्या करेगा, इस स्कोप में देखेगा कहीं वेरिएबल एक्स डिफाइन है, तो उसको देखेगा इस स्कोप में वेरिएबल एक्स यहाँ पे डिफाइन है। राइट। तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। समझ में आया कहने का क्या मतलब है। स्कोप बाय स्कोप क्या होता है, हमारे पास प्रिंटर फंक्शन काम करता है। जैसे यहाँ पे प्रिंटर परसेंट डी कॉमा एक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, और वो किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अब एक्स की वैल्यू लाएगा कहाँ से, तो जिस स्कोप में प्रिंटफ डिफाइन है, प्रिंटफ हमारा क्या था, इस वाले स्कोप में डिफाइन था। ठीक। तो इस स्कोप में वो पहले क्या करेगा, चेक करेगा कि कहीं एक्स मतलब डिक्लेयर किया है यूजर ने कि नहीं। तो उसने देखा कि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आप उसको दिख जाएगा कि यहाँ पे एक्स डिफाइन है। तो क्या करेगा वो प्रिंटर इस फंक्शन को क्या करेगा, मतलब ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट इसका क्या दे देगा, ये 20। राइट। आउटपुट क्या देगा इसका, 20 प्रिंट करेगा। ठीक। मतलब प्रिंटफ स्कोप बाय स्कोप काम करता है। अगर इस स्कोप में नहीं डिफाइन होता तो इससे जस्ट बाहर वाले स्कोप में जाता हूँ। ठीक। वो भी अभी हम लोग केस करेंगे। तो मतलब इस केस में आउटपुट क्या होगा इसका, 20 होगा। रेट मी। राइट। रिटर्न पे जाते हैं, आउटपुट क्या देखने को मिला हमें, 20 देखने को मिला। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या है, 20। अब सवाल यहाँ पे आता है कि अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्कोप और बढ़ा लेते हैं। स्कोप और बढ़ा देते हैं मतलब, जैसे सपोज मैं ये करता हूँ, इस टाइप से ऐसे कर देता हूँ। ठीक। एंड यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो चलो मैंने एक स्कोप और बढ़ा दिया। तो हमारे पास क्या है कि एक ग्लोबल वेरिएबल ये है, और ये हमारे पास कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। ठीक। ऑब्वियस सी बात है, साफ दिख रहा है क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया वेरिएबल है। ये क्या हमारे पास लोकल वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है तो वो ऑब्वियस सी बात है लोकल वेरिएबल बन जाता है। तो ये जो इंट एक्स इक्वल टू 20 है, ठीक, इसकी वैल्यू कहाँ पे एक्सेसिबल होगी, इसकी वैल्यू इस पूरे स्कोप में, ये वाले स्कोप से लेके ये वाले स्कोप जहाँ एंड हो रहा है यहाँ तक एक्सेसिबल है। यानी इसके बीच में ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, वहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्सेसिबल है। ठीक। एक सेकेंड। हम्म, कहाँ पे थे हम लोग, एक सेकेंड। तो हम लोगों ने ये जो वेरिएबल डिफाइन किया है
एक्स इक्वल्स टू 20, तो ये लोकल वेरिएबल है। तो ये एक्सेसिबल कहाँ पे होगा? इस पर्टिकुलर स्कोप से लेके इस स्कोप के बीच तक में क्या होगा? एक्सेसिबल होगा। ठीक। अब इस स्कोप के बीच में ये वाला जो पार्ट है ये भी तो आ रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू 20 यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। समझ रहे हो कहने का क्या मतलब है मेरा? कि इस रीजन के अंदर एक्स इक्वल टू 20 की वैल्यू एक्सेसिबल होगी। क्यों होगी एक्सेसिबल? वो क्लियर है। क्योंकि एक्स इक्वल टू 20 जो वेरिएबल है वो किस स्कोप में डिफाइन है? इस स्कोप से लेके इस स्कोप के बीच में डिफाइन है। तो यानी ये पूरे रीजन में क्या होगा? एक्स की वैल्यू 20 एक्सेसिबल होगी। तो अब प्रिंट है परसेंट डी कमा एक्स है, तो अगेन ये क्या करेगा? हमारे पास इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, और वो किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा? एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। राइट। तब प्रिंटर किस स्कोप में डिफाइन है? इस स्कोप में डिफाइन है। इस स्कोप में देखेगा सबसे पहले कि कहीं एक्स दिख रहा है, तो इसको इस स्कोप में एक्स कहीं नहीं दिखेगा। राइट। फिर वो क्या होगा? इस स्कोप से जस्ट बाहर वाले स्कोप में जाएगा। ठीक। एक सेकेंड। हम्म, तो एक सेकेंड चालू किया था मैं। हम्म, तो जो हमारे पास प्रिंटर फंक्शन है वो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या करेगा? प्रिंट करेगा। राइट। तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो ये सबसे पहले देखेगा कि किस स्कोप में डिफाइन है। तो इस स्कोप में एक्स कहीं दिख रहा है उसको? नहीं। जिस स्कोप में प्रिंट एफ है उस स्कोप में एक्स उसको कहीं नहीं दिख रहा था। अब वो जस्ट बाहर वाले स्कोप में जाएगा। तो बाहर वाला स्कोप कौन सा है इसका? ये वाला है। राइट। तो ये वाला है, तो इसलिए अब यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? ये एक्स की वैल्यू 20 प्रिंट करेगा। ठीक। बाहर वाले स्कोप में उसको जस्ट बाहर वाले स्कोप में एक्स की वैल्यू दिख रही है ना, तो वो 20 प्रिंट कर देगा। ठीक। इसको फिर मैं क्या करता हूँ? सेव करता हूँ, अगेन इसको मैं रन करूँगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 20। और देख सकते हैं कि आउटपुट 20 ही आया होगा। 20 आ गया आउटपुट। राइट। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग सपोज अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इस स्कोप के अंदर क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल एक्स डिफाइन कर देता हूँ। एंड इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ सपोज। ठीक। इसकी वैल्यू मैंने क्या रखा? 30। ठीक। अब एक और थोड़ा सा कालाकारी करता हूँ, मैं एक और प्रिंट एफ डिफाइन कर देता हूँ इसके अंदर। प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स। तो आप लोग ट्राई करिए कि यहाँ पे दो प्रिंट एफ है तो दो आउटपुट डेफिनेटली आएगा। एक काम करता हूँ मैं, फॉर्मूलेशन करता हूँ जिससे आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में आए। राइट। तो यहाँ पे अब आपको दो प्रिंट एफ दिख रहा है, तो दो आउटपुट डेफिनेटली इसका आएगा। तो अब आपका क्वेश्चन है कि अब दोनों आउटपुट आप निकाल के बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो एकदम बेसिक से चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये वाली लाइन तो सबको पता है क्या करता है? प्री प्रोसेसर एच डी आर डॉट एच फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। ठीक। ये हमारे पास इंटेक्स इक्वल्स टू 10 है, यानी एक हमारे पास क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक। ये मेन फंक्शन है, यहाँ से हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग क्या है? स्टार्ट है। अब देखो, इंट एक्स इक्वल्स टू 20, यानी एक वेरिएबल एक्स है जो इंटीजर डेटा टाइप का है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 है। ठीक। अब ये किस स्कोप में डिफाइन है? पहले ये देखो, ये इस वाले स्कोप में डिफाइन है, इसमें और इसमें। तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी उस पूरे के पूरे स्कोप में क्या होगी? हमारे पास एक्सेसिबल होगी। ठीक। अब देखो इसके बाद क्या हुआ? हमारे पास एक दूसरा स्कोप चालू हो गया। ठीक। एंड उस स्कोप के अंदर क्या है? इंट एक्स इक्वल 30, यानी एक बार हम वापस एक्स मतलब नाम का वेरिएबल डिफाइन किए हैं जो इंटीजर डेटा टाइप का है, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 30 है। अच्छा अब सवाल ये आता है इम्पोर्टेंट, कि इस एक्स की वैल्यू कहाँ तक एक्सेसिबल होगी? इस एक्स की वैल्यू इस स्कोप से लेके इस स्कोप तक ही एक्सेसिबल होगी। समझ में बात? तो जो प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स है, यानी यहाँ पे क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा। यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कौन सी प्रिंट करेगा? तो सबसे पहले अपने स्कोप में देखेगा, तो इस स्कोप में उसको एक्स की वैल्यू कहाँ क्या मिल रही है? 30 मिल रही है। यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक। और फिर जैसे ही हम लोग देखेंगे ये स्कोप क्या हो गया? क्लोज हो गया। फिर दिख रहा है प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स। राइट। अब प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स है, यानी अगेन यहाँ पे क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा एक्स की। अब यहाँ पे कौन से एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी? अब सवाल ये देखो कि ये क्या करेगा? प्रिंट एफ अपने स्कोप में देगा, तो अपना स्कोप में उसको यहाँ पे यहाँ पूरा मिल रहा है। राइट। बट सवाल यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये आ जाता है ना, कि ये एक्स की वैल्यू 20 प्रिंट करेगा कि एक्स की वैल्यू 30 प्रिंट करेगा। राइट। क्योंकि उसको इस पूरे स्कोप में दो एक्स की वैल्यू मिल रही है, एक्स की वैल्यू 20 और एक्स की वैल्यू 30। तो क्या प्रिंट करेगा ये? तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 20 प्रिंट करेगा। क्यों 20 प्रिंट करेगा? इसलिए 20 प्रिंट करेगा क्योंकि जो एक्स की वैल्यू 30 है, ये कहाँ तक मतलब इसकी वैल्यू है? वैलिड है, यहाँ तक ही वैलिड है ना। इस स्कोप के बाहर तो वैलिड नहीं है, क्योंकि क्या है हमारे पास? लोकल वेरिएबल है।
तो लोकल वेरिएबल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जिस स्कोप में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं उसी स्कोप के अंदर वो क्या हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होती है, वैलिड होती है। इस स्कोप के बाहर तो ये क्या होगी हमारे पास, वैलिड नहीं होगी। इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो 20 आएगा, क्योंकि इस पूरे स्कोप में जो दूसरा वैल्यू int x इक्वल टू 20 है उसकी वैल्यू पूरे के पूरे स्कोप में क्या है हमारे पास, वैलिड है। ठीक, तो ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा, x120। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। 30 एंड 20 है ना, तो देख सकते हैं आउटपुट क्या है हमारे पास, 30 और 20 आया। ठीक, तो इस मतलब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करने का। तो होपफुली अब क्लियर हो जाएगा कि लोकल वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल हमारा क्या होता है, फंक्शन के बाहर हम लोग क्या करते हैं उसको डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा एक्सेसिबल होती है। ठीक, अगर आप इस पूरे चीज़ को हटा दें, मतलब ये पूरा पार्ट में सपोज क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पार्ट को थोड़ा देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक, अब देखो इस पूरे पार्ट में कहीं पे आपको कहीं क्या दिखेगा, एक सेकंड इसको हटा दो फिर। इस पूरे पार्ट में अब प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा एक्स है, राइट। तो मतलब अगेन जो प्रिंटफ है हमारे पास वो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा, और वो किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, एक्स की वैल्यू में। और अब जिस स्कोप में हमारा पास प्रिंटफ डिफाइन है उस स्कोप में तो एक्स कहीं है ही नहीं, तो यानी अब वो इस स्कोप से बाहर जाएगा और बाहर देखेगा तो एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन है एक्स इक्वल्स टू 10, राइट। तो एक्स इक्वल्स टू 10 डिफाइन, तो आउटपुट क्या होगा इसका, 10 होगा, राइट। तो इसका आउटपुट क्या होता है, तो अगेन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर अगर मैं रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। इसका जो आउटपुट आएगा वो, टाइम लग रहा है इसको आउटपुट जनरेट करने में। देखो आउटपुट क्या है हमारे पास, 10। ठीक, तो क्लियर है कंसेप्ट ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का। तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कब प्रिंट होगी, जब स्कोप के अंदर कहीं पे भी उसको एक्स नहीं दिखा। जैसे यहाँ पे आप देख लो कहीं पे भी उसको एक्स नहीं दिखा, तो अब जब ये मेन स्कोप से बाहर आ जाएगा, यानी फंक्शन के बाहर आ गया। आप ये क्या था, हमारा मेन स्कोप था, क्योंकि मेन फंक्शन हमारा इस यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारा क्या था, मेन स्कोप था। तो मेन स्कोप से अब क्या हो गया, बाहर आ गया। अब हम बाहर उसको क्या, एक ही वैल्यू दिख रही है, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक, तो क्लियर है। तो ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल हमारे हिसाब से क्या हो गया होगा, माइंड में क्लियर हो गया इसका कंसेप्ट। ठीक, तो जस्ट फॉर शेक आप एक प्रॉब्लम करिए, राइट, जस्ट फॉर यू एक प्रॉब्लम मिल देता हूँ आपको। अब मैं कहता हूँ इंट एक्स इक्वल्स टू 20, राइट, एंड फिर मैं कहता हूँ इंट एक्स इक्वल्स टू 30, राइट। अब मैं प्रिंट एफ लगाता हूँ, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, राइट। तो देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा इसका आउटपुट निकालने के लिए। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हैश इंक्लूड एस टी डी आर, ये सब तो कंसेप्ट क्लियर है ना कि क्यों लिखते हैं हम लोग। ठीक, ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल हमने डिफाइन किया था एक्स, जिसकी वैल्यू 10 थी। ये यहाँ मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, तो हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक, अब इंट एक्स इक्वल टू 20, यानी हमने एक वेरिएबल एक्स जो इंटीजर डेटा टाइप का था वो डिफाइन किया, और उसकी वैल्यू क्या रखी है हमने, 20 रखी है। ठीक, और फिर मैंने इंट एक्स इक्वल टू 30 रखा है। इसका मतलब मैंने वापस से एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया है और उसकी वैल्यू क्या रखा है हमारे पास, 30 रखा है। ठीक, अब प्रिंटफ करेंगे ना, तो अब जो प्रिंटफ हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे जब वो देखेगा प्रिंटफ फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, परसेंट डी कॉमा एक्स, यानी एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, और वो वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। तो अब एक्स की वैल्यू के लिए वो पूरे स्कोप में, जिस स्कोप में वो डिफाइन किया गया प्रिंटफ फंक्शन, उस स्कोप में उसको देखेगा, राइट। तो उस स्कोप में देखेगा तो उस स्कोप में इसको एक्स दो बार डिफाइन किया हुआ मिला है, एक्स को तो 20 भी मिला है और एक्स को 30 भी मिला है। तो इसलिए अब वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपाइलर एरर शो कर देगा आंसर, क्योंकि वो कंफ्यूज होगा ना कि कौन सी वैल्यू प्रिंट करना है, एक्स की वैल्यू 20 प्रिंट करना है कि एक्स की वैल्यू 30 प्रिंट करना है, राइट। तो इसलिए अब ये आंसर आउटपुट क्या दे देगा, इसका एरर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बार मैंने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया। तो इसलिए इसका क्या है आउटपुट, आप देख सकते हैं एरर आ चुका है। ठीक, तो क्लियर हो गया कंसेप्ट कि आउटपुट क्या यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स को दो बार डिफाइन किया। लेकिन अब क्या करता हूँ मैं, अब
इंट को हटा देता हूँ। ठीक, अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। अब इसका आउटपुट एक्चुअली क्या होगा। अब प्रोग्राम में एक्चुअली हुआ ये है कि इंट एक्स इक्वल टू 20, यानी मैंने एक वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया जो इंटीजर टाइप का था और उसकी वैल्यू क्या रखा मैंने, 20 रखा। ठीक, अब फिर क्या कर दिया, एक्स इक्वल टू 30 कर दिया। एक्स इक्वल टू 30 करने का मतलब कि अब वैल्यू जो 20 थी ना वो हटा के उसको 30 कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल एक ही बार डिफाइन किया गया है एक्स। ठीक, लेकिन वैल्यू की एडिटिंग हुई है। पहले एक्स की वैल्यू 20 थी, फिर मैंने क्या करा था एक्स की वैल्यू 30, यानी जो 20 है उसको हटा के मैं 30 कर दिया। अब मैं प्रिंट करूँगा इसकी वैल्यू, आउटपुट इसका क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक, आउटपुट क्या आएगा इसका, 30 आएगा। समझे। तो एक बार वापस बताऊंगा कि यहाँ क्या क्या हो। ये हो गया। अब देखना इसका आउटपुट क्या है हमारे पास, 30 प्रिंट हो गया है। ठीक, देख सकते हो इसका आउटपुट क्या है, 30। इसको मैं करके एक बार यहाँ पे मैं मतलब समझाता हूँ। देखो वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि इनिशियली मैंने क्या किया है, एक्चुअली मैं देख देता हूँ। केस वन, केस केस वन क्या है हमारे पास, तो मैं इन एक्स इक्वल्स टू 20 लिखा। ठीक, और फिर मैंने लिखा इन एक्स इक्वल्स टू 30। हुआ क्या है यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं। हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो यूजर डिफाइन क्या होता है, हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर किए जाते हैं। ठीक, तो होगा क्या कि बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होगी हमारे पास यहाँ पे, राइट। बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होगी। ठीक, ये बहुत सारा क्या है हमारे पास मेमोरी लोकेशन है। अब देखो एक्स, जैसे मैंने केस में इंट एक्स को 20 किया तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर ब्लॉक में मतलब वेरिएबल का नाम डाल दिया, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में उस मेमोरी लोकेशन का नाम डाल दिया एक्स, और वहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर कर दिया, 20, राइट। फिर मैं क्या किया, इंट एक्स को 30, जब मैं इस फॉर्मेट में वापस से कर रहा हूँ ना, इंट एक्स को 30 लिख रहा हूँ, तो मैं वापस से मैं एक दूसरा वेरिएबल एक्स ही नाम का क्या कर रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं डिफाइन कर रहा हूँ, और उसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, 30 प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक, उसकी वैल्यू क्या कर दिया मैंने, 30 प्रिंट कर दिया। तो अब जब मैं प्रिंटफ परसेंट एक्स लिखूंगा ना, तो उस स्कोप में उसके पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स इक्वल्स टू 20 भी होगा और एक्स इक्वल्स टू 30 भी होगा, राइट। तो अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर कि किसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, एक्स इक्वल टू 20 की वैल्यू को प्रिंट करना है। एक सेकेंड। हम्म, हम्म, अरे सॉरी, हाँ यहाँ पे था, राइट। तो यहाँ पे एक्स इंट एक्स इक्वल्स टू 20 मैंने लिखा, इंट एक्स इक्वल्स टू 30 लिखा, राइट। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 20 डिफाइन किया, एक्स की वैल्यू मैंने 30 डिफाइन किया। तो अब जो कंपाइलर होगा ना हमारे पास, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस वैल्यू को प्रिंट करना है, एक्स की वैल्यू 20 प्रिंट करना है कि एक्स की वैल्यू 30 प्रिंट करना है। ठीक, तो इसलिए वहाँ पे वो एरर शो कर दिया था। दूसरा केस में हुआ क्या था, केस टू लिखता हूँ मैं, केस टू। केस टू में हुआ ये था कि इंट एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 20, एंड फिर मैंने कर दिया था एक्स इक्वल्स टू 30, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ था, इस सिनेरियो में ये हुआ था कि इसको हटा देता हूँ मैं सबको। इस सिनेरियो में क्या हुआ था, इस सिनेरियो में हुआ था कि हमने एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया जो इंटीजर डेटा टाइप का था, ठीक, और उसकी वैल्यू 20 कर दिया। तो अगेन यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन में एक वेरिएबल एक्स डिफाइन हो गया और उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 20 हो गई। ठीक, फिर क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 30 लिखा, यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं किया वापस से इंट एक्स इक्वल टू 30, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्स इक्वल टू 30 किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वही वेरिएबल था और अब इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 20 हटा के अब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू इसके अंदर 30 हो गया। समझ में आई बात। तो यही डिफरेंस था इस दोनों केस में। तो अब कंपाइलर को जब तुम बोलोगे प्रिंट करने के लिए तो यहाँ पे उसको एक ही एक्स दिखेगा पूरे स्कोप में, तो ये क्या कर देगा, आउटपुट क्या कर देगा, 30 प्रिंट कर देगा। क्लियर। तो दोनों केस में डिफरेंस समझ में आ गया। जब आप दो बार बार एक ही चीज़ को इनिशियलाइज करते हो तो इसका मतलब कि आप बार बार उस चीज़ को मेमोरी लोकेशन में हर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस पे वही चीज़ क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, राइट। तो इसलिए जब आप उसको जब प्रिंट कराने जाओगे, जैसे केस वन में जब आप प्रिंट कराने गए तो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि किस की वैल्यू को प्रिंट करना है, एक्स को 20 प्रिंट करना है कि एक्स को 30 प्रिंट करना है, राइट। यहाँ पे एक्स की एक ही वैल्यू थी तो यहाँ पे उसने एक्स को 30 प्रिंट कर दिया, राइट। तो यही डिफरेंस था दोनों केस में। क्लियर।
अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये आएगा, बहुत लोग के माइंड में क्या आएगा सवाल, कि अभी तक जितना प्रीवियस केस हम लोगों ने देखा था, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ वापस से, और तो वो केस भी कवर हो जाएगा। जैसे इस केस में अगर कोई देखेगा, तो मतलब बोलेगा, क्या बोलेगा कि अगर वही वाला कॉन्सेप्ट वो लगाएगा, वो बोलेगा कि इस हिसाब से इंट एक्स इक्वल टू 20, यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल आपने डिफाइन किया जिसका वैल्यू था 20, राइट, जो कि लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, ठीक। और इंट एक्स इक्वल टू 10 है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। इस केस में भी तो दो दो एक्स की वैल्यू, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास, पूरे प्रोग्राम में हर जगह एक्सेसिबल होता है जहाँ जहाँ एक्स होता है, ठीक। तो कंपाइलर यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हुआ, यहाँ पे भी तो दो बार एक्स डिफाइन हो गया ना, एक बार एक्स यहाँ पे डिफाइन हो गया इंट एक्स इक्वल टू 10, और एक बार एक्स यहाँ पे डिफाइन हो गया इंट एक्स इक्वल टू 20 में, तो दो बार एक्स डिफाइन हो गया। तो पॉइंट बिल्कुल सही है, जो तुम्हारा पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, कि यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे भी तो केस है कि एक जगह तुम्हारे पास, एक मिनट, एक जगह तुम्हारे पास x की वैल्यू 10 है, ठीक। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है, और एक जगह तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या है, 30 है, जो कि हम लोगों ने बाद में देखा कि इस वाला केस, ये वाला केस है, x की वैल्यू 30 है, राइट, और एक जगह x की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे कंपाइलर क्यों नहीं कंफ्यूज होता, दिस इज द गुड क्वेश्चन, कि यहाँ पे भी तो दो x की वैल्यू है, एक जगह आपने ग्लोबली x को डिफाइन कर दिया इंट एक्स इक्वल्स टू 10, और एक जगह आप जब लोकल वेरिएबल में डिफाइन करते हो इंट एक्स इक्वल्स टू 20 कर, और फिर x इक्वल्स टू 30 करते हो, तो यहाँ पे भी दो जगह x क्या है हमारे पास डिफाइन है, एक जगह x की वैल्यू 10 है, एक जगह x की वैल्यू 30 है, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे डिफरेंस बस यही है कि जो हमारे पास कंपाइलर होता है ना, जो हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन है, वो क्या होता है, मैंने क्या बोला, स्कोप बाय स्कोप क्या करता है, प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले वो इस स्कोप में देखेगा, तो इस स्कोप में उसको एक ही एक्स की वैल्यू दिखेगी, जब तक वो इस स्कोप में काम कर रहा है ना, तब तक ये बाहर वाली एक्स पे ध्यान ही नहीं देगा। मतलब एक्चुअल में सीन तो इस सेंस ऐसा है, सीन हमारा ऐसा है कि वो जब तक अपने स्कोप में काम कर रहा है ना, स्कोप में जब तक काम कर रहा है, तो वो सिर्फ इसी वैल्यू पे फोकस है, इसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, राइट। इसको क्या कर रहा है, इग्नोर, इग्नोर कर रहा है इसको, ठीक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, IGNOR, इग्नोर, इसको क्या करता है, इग्नोर, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, समझ में आई बात, कि यहाँ पे जो प्रिंटर फंक्शन है वो इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर डिफाइन है, तो इस स्कोप में उसका एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, तो वो सिर्फ इसी वैल्यू पे क्या करेगा, फोकस करेगा, बाहर वाली चीज़ पे क्या करेगा, इग्नोर करेगा वो, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे कंपाइलर एरर नहीं शो कर रहा है, ठीक। तो वो क्वेश्चन का मतलब, वो क्वेश्चन एक ग्रेट क्वेश्चन है कि दो दो बार यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू आपने डिफाइन की है, लेकिन कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि कंपाइलर का रूल है कि सबसे पहले वो स्कोप के अंदर देखेगा, फिर स्कोप के बाहर जाके देखेगा, ठीक। तो वैल्यू तो एक्सेसिबल है, कब एक्सेसिबल है, जरूरत कब है उसकी, जरूरत तब है जब अंदर कहीं एक्स मतलब डिफाइंड ना हो, तब ऑब्वियस सी बात है आप इसको क्या करेंगे, लेंगे, ठीक। मतलब ऐसा दोस्त नहीं होता, हर फ्रेंड सर्किल में ऐसा दोस्त होता है ना, कि जब सबसे आप बात कर लेते हैं, जब सबसे बात कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी आपके पास टाइम खाली बच रहा है, तब याद आता है आपको एक दोस्त का, तो वो ये है, समझे, हाईली इग्नोरेबल वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है एक्चुअली में एक्सेसिबल तो है, बट स्कोप के अंदर ऑलरेडी ये वेरिएबल डिफाइंड था, तो इसको वो क्या करता है, इग्नोर करता है, समझ में आई बात। तो यही डिफरेंस है। तो अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल मेरे हिसाब से क्या हो गया होगा, क्लियर हो चुका होगा इसका कंसेप्ट कि ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाउ नेक्स्ट इसको बढ़ते हैं, दैट इज एक्सटर्न वेरिएबल इन सी, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्न वेरिएबल देखते हैं। अब एक्सटर्न वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब ये होता है, मतलब ऐसे ही फालतू सी चीज़ है, कोई बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। होता क्या है कि जैसे सपोज, फालतू चीज़ नहीं बोलूँगा, ये एक मतलब प्रॉब्लमेटिक केस है, प्रॉब्लमेटिक केस मतलब प्रॉब्लेमेटिक केस, राइट। प्रॉब्लेमेटिक केस का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे सपोज आप कोड कर रहे हो, ठीक, आपने कोडिंग किया, और विथ सर्टेन टाइम ऑफ मतलब सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं है,
जैसे आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे यहाँ देखो हैश इंक्लूड str डॉट h है, ठीक, इंट में प्रिंटफ परसेंट कमा एक्स रिटर्न जीरो, तो आउटपुट ऑब्वियस सी बात है एरर है, ठीक। यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा, मतलब कंसेप्ट क्लियर कर लो इसका। सबसे पहली चीज़ तो बहुत लोग बोलेंगे देखो, सबसे पहली चीज़, जो तुम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, एक पॉइंट और ध्यान रखना ग्लोबल वेरिएबल में, ग्लोबल वेरिएबल हमेशा ऊपर डिफाइन होता है, मेन फंक्शन से पहले डिफाइन होता है। ये जो मेन फंक्शन है ना हमारे पास, जहाँ से तुम्हारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, उस फंक्शन से पहले डिफाइन होता है ग्लोबल वेरिएबल हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब बाद में डिफाइन कर, जैसे इस केस में क्या किया हो, हैश इंक्लूड str डॉट h इंट में प्रिंटफ परसेंट कमा एक्स रिटर्न जीरो, फिर यहाँ से प्रोग्राम खत्म करके फिर नीचे आपने ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन किया है। तो ये आउटपुट क्या कर देगा हमारे पास, नल दे देगा आउटपुट, ठीक, आउटपुट देगा ही नहीं, एरर दे देगा, राइट। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करोगे तो वो मेन फंक्शन से पहले डिफाइन करोगे, यानी यहाँ पे डिफाइन करोगे इसको, ठीक। अच्छा, होता क्या है कि कभी कभार मान लो आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक, आपके पास डेटा नहीं है, डेटा किस चीज़ का नहीं, इस वेरिएबल का वैल्यू का डेटा नहीं है, ठीक। लेकिन इतना कंफर्म आपको पता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू को मतलब यूज़ करोगे, वेरिएबल यूज़ होगा। तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, बचने के लिए एक्सटर्न इंटेक्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एक्सटर्न इंटेक्स, एक्सटर्न का यूज़ करते हैं। एक्सटर्न का मतलब क्या होता है, एक्सटर्न हमको एक्सेस देता है, किस चीज़ का एक्सेस देता है, कि ठीक है, मतलब प्रोग्राम को ये बताता है कि ठीक है, एक वेरिएबल एक्स हमारे पास डिफाइन है, इंटीजर डेटा टाइप का, इसकी वैल्यू अभी हमको पता नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक। तो जब आप एक्सटर्न यूज़ करिएगा तो प्रिंटफ परसेंट, यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिख दिया, इंट में लिखना छोड़ दिया, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे इंट में होगा एक्चुअली में, इंट में, इंट में, राइट। फिर उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी, तो हैश इंक्लूड str नॉट हैश एक्सटर्न इंटेक्स इंट में प्रिंटफ परसेंट कॉमा एक्स। तो अगेन जो हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेगा प्रिंटफ फंक्शन, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन देखेगा कि एक्चुअली में कहीं पे एक्स की वैल्यू डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है। तो स्कोप में देखेगा, तो उसको स्कोप में कहीं भी वैल्यू डिफाइन होगी नहीं, फिर वो क्या करेगा, स्कोप के बाहर जाएगा। तो स्कोप के बाहर जाएगा तो ऊपर दिखेगा उसको एक्सटर्न इंटेक्स। तो एक्सटर्न इंटेक्स दिखेगा तो वो क्या समझेगा कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग आपने उसको क्या किया होगा, एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं डिफाइन की है, तो ये आपने एक्स की वैल्यू डिफाइन की, तो आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, 10 मिल गया, ठीक। तो समझ आया क्या कंसेप्ट है एक्सटर्न का। एक्सटर्न का कंसेप्ट बस इतना ही है कि होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, जब आप कहीं मतलब ऑफिस एरिया में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास डेटा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं रहता है, ठीक। लेकिन आपको इतना पता है कि जो वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूँ उस वेरिएबल का यूज़ होना है, इस प्रोग्राम में उस वेरिएबल का यूज़ होना है, उसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं है अभी, ठीक। तो आप एक्सटर्न की मदद से वो चीज़ कर सकते हो। एक्सटर्न आपको मतलब क्या करता है, लिबर्टी देता है ये चीज़ करने का। तो जब आप एक्सटर्न डिफाइन करते हो तो एक्सटर्न इंटेक्स का मतलब क्या है कि एक एक्स वेरिएबल डिफाइन है जो इंटीजर डेटा टाइप का है, राइट। इसकी वैल्यू अभी पता नहीं है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। तो मेक श्योर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि आप वैल्यू जो होगी ना इसकी, स्कोप के अंदर कहीं कभी नहीं लिखोगे। ये जो स्कोप आपने डिफाइन किया ना मेन फंक्शन का, स्कोप के बाहर ही वेरिएबल डिफाइन करना है आपको, ठीक। स्कोप के अंदर रखोगे तो एरर आ जाएगा, राइट। तो दो चीज़ का हमेशा माइंड में ध्यान रखना है कि पहला चीज़ क्या है कि जब आप एक्सटर्न कब यूज़ करते हो, एक्सटर्न तब यूज़ करते हो जब आपके पास वैल्यू एट द मोमेंट आपको प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हाँ जब आप एंड करो, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, ऑफिस वगैरह में आप जाओगे तो बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स आप लिखोगे, राइट। तो हो सकता है कि आपके पास अगर बाद में डेटा आ जाए तो फिर आप एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर लिख सकते हो। तो एक्सटर्न आप कब यूज़ करोगे, जब आपके पास डेटा एट प्रेजेंट प्रेजेंट ना हो, मतलब प्रेजेंटली प्रेजेंट ना हो क्या अंग्रेजी मतलब एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हो उस टाइम पे प्रेजेंट ना हो, बट बाद में अगर आपके पास एक्स की वैल्यू मिलती है, आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आपको पता चलती है, तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आप एक्सटर्न का यूज़ करोगे। दूसरा, एक्सटर्न की जो वैल्यू होगी बाद में जब लिखोगे आप, तो हमेशा ध्यान रखना कि स्कोप जो होता है ना, स्कोप के अंदर नहीं लिख देना गलती से। ये जो स्कोप है ये ओपनिंग स्कोप है और ये हमारे पास क्लोजिंग स्कोप है, तो इन दोनों स्कोप के बाहर ही आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मैं एग्जाम्पल करा देता है, इसको एग्जाम्पल रन करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो
इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्न इन एक्स, ठीक। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद मैं करता हूँ इंट में printf % d कॉमा एक्स, राइट। फिर इसका कर दो रिटर्न 0। अब एक काम करता हूँ, इसको सही तरीके से आपको तो दिख नहीं रहा मुझे, राइट। और इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, सपोज 10 है, ठीक। नाउ अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगी, ठीक। तो सवाल यहाँ पे माइंड में आता है कि यहाँ पे भी आपने इसको इनिशियलाइज किया है, इज दैट नेसेसरी कि इसको इनिशियलाइज के बिना इनिशियलाइज किया अगर मैं कर दूँ, सपोज सिर्फ एक्स को तो 10 लिख दूँ, क्योंकि इनिशियलाइज मैंने वापस ऊपर किया ही हुआ है। तो अगर मैं सिंपली एक्स को तो 10 लिखता हूँ तो क्या कोई दिक्कत, लेट मी चेक इट, राइट। दिक्कत दिक्कत है। तो समझ में आए बात के यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना ही होगा इसको, ठीक। इनिशियलाइज करके ही लिखना पड़ेगा, विदाउट इनिशियलाइजेशन अगर आप यहाँ लिखेंगे तो एरर शो हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट एक्सटेंड कब यूज़ करते हैं, जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास अगर वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता है आपको, तो एक्सटेंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट जिसमें इंपॉर्टेंट है कि ध्यान देखो यहाँ पे जो स्कोप स्टार्टिंग था, स्कोप के बाहर मैंने लास्ट में लिखा है इसकी वैल्यू, ठीक। स्कोप के बाहर लिखा, अगर आप स्कोप के अंदर लिखोगे तो एरर शो हो जाएगा, आप भी करके देख सकते हैं, ठीक। और तीसरा पॉइंट कि int x इक्वल टू 10 जो आपने लिखा है यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। विदाउट इनिशियलाइजेशन अगर आप ऐसे ही डिक्लेयर कर दो वेरिएबल x इक्वल टू 10, तो वो क्या करेगा, आउटपुट में एरर दे देगा ये, ठीक। तो ये हमारे पास एक्सटेंड का कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है कॉन्स्टेंट इन सी, दैट इज़ द लास्ट थिंग। तो हैश इंक्लूड str.h इंट में, तो कांस्टेंट बेसिकली इज सिमिलर टू डिफाइंड मैक्रो वैल्यूज जो होते हैं ना, वैसा ही होता है हमारे पास कांस्टेंट भी, ठीक। तो कांस्टेंट इंट एक्स इक्वल टू 10.35, राइट। यानी मैंने एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया है जो कैसा है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप का था, ठीक। और उसकी वैल्यू क्या रखा मैंने, 10.35। ये देखो इतना और बेवकूफ़ी का देख रहे हो, इंटीजर डेटा टाइप का रख के मैं वैल्यू क्या स्टोर कर रहा हूँ 10.35। बट मैं इसको अंदर वैल्यू लग देता हूँ 10, फिक्स 10.35 10। तो मैंने एक मतलब एक्स एक वेरिएबल डिफाइन किया जो इंटीजर डेटा टाइप का है और उसकी वैल्यू क्या रखा है मैंने, 10 रखा, ठीक। कांस्टेंट लगाने से क्या होता है, कांस्टेंट लगाने से इसकी वैल्यू जो होगी ना, एक्स की वैल्यू, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना हो तो कहाँ चेंज करोगे, आप यहाँ पे आके चेंज करोगे। कहाँ पे आके चेंज करोगे, एक सेकंड, इस पर्टिकुलर स्टेप में आके चेंज करोगे, एक्स की वैल्यू एडिट करोगे, ठीक। फिर मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी एक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहा जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए एरर शो हो गया, ठीक। इसको मैं प्रोग्राम रन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक। हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक। मैंने क्या, इन मेन, राइट। और फिर मैं लिखता हूँ क्या, कॉन्स्ट दिस इन एक्स इक्वल टू, सपोज मैं लिख देता हूँ 10, राइट। और फिर मैं चेंज करता हूँ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन में, ठीक। एंड देन अगर मैं प्रिंट एफ करता हूँ %d कॉमा एक्स, राइट। और रिटर्न 0 कर देता हूँ और फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ इसको, ठीक। तो कॉन्स्ट इंट एक्स इक्वल्स टू 10 है, ठीक। यानी यहाँ पे क्या किया मैंने इस स्टेप में कि एक वेरिएबल एक्स डिफाइन किया जो इंटीजर डेटा टाइप का था और उसकी वैल्यू मैंने रख दिया 10, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया था, तो कांस्टेंट यूज़ करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इस एक्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गया। अब आप एक्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना चाह रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, मतलब एक्स की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, एक्स प्लस वन यानी 10 प्लस वन,
दैट इज टू 11 करना चाह रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैं वैल्यू क्या करना चाह रहा हूँ, 11 करना चाह रहा हूँ, ठीक। बट वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है ना, तो उसकी वैल्यू मैं चेंज कर नहीं सकता, राइट। फिर प्रिंटर परसेंट डी कॉमा एक्स, यानी एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो एक्चुअली में ये एरर दे देगा। ये जो कंपाइलेशन होना चाहिए, क्या देना चाहिए, एरर शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँ, तो इसमें देखता हूँ एरर देता है कि नहीं। हम देख सकते हैं यहाँ पे एरर दे दिया, एक्स इक्वल्स टू एक्सप्रेशन है ना 11। तो एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल एक्स। समझ में आई बात? तो ये एरर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, राइट। तो x की वैल्यू ही सिर्फ रीड करेगा, दैट इज 10 ही रीड करेगा हमेशा। x इक्वल्स टू एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू ये रीड करेगा, जो वहाँ लिखा ना असाइनमेंट, देखो यहाँ क्या लिखा है आउटपुट में, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल एक्स, राइट। यानी कहने का इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैं एक्स रीड करूँगा ना, तो वो मैं 10 ही रीड करूँगा, 11 रीड कर नहीं सकता। लेकिन जो प्रोसेस में कर रहा हूँ, जो ऑपरेशन में करा रहा हूँ, उस ऑपरेशन में एक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, 11 हो जा रही है। समझ में बात? तो वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कांस्टेंट यूज़ किया। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के पीछे कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, तो कांस्टेंट फंक्शन का यही यूज होता है। अच्छा, इसका एक छोटा भाई होता है, छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई होता है, डिफाइन। आप डिफाइन का भी यूज़ कर सकते हो किसी वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए, जैसे हैश इंक्लूड एच टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक। फिर अगर मैं क्या करता हूँ, डिफाइन यूज़ करता हूँ, हैश डिफाइन एक्स। अच्छा, डिफाइन वर्क करते वक्त इक्वलिटी साइन नहीं देते, एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया 10, ठीक। इस तरीके से मैं लिख दूंगा। फिर उसके बाद लिख दिया मैं इंट मेन, और फिर मैं लिख देता हूँ प्रिंटर, प्रिंटर पर्सन बी कॉमा एक्स, राइट। और फिर कर देता हूँ रिटर्न 0, और फिर मैं क्या करता हूँ, सोर्स कोड को क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं गलती, कि वो उन्होंने डिफाइन एक्स 10 कर दिया, ठीक। और फिर वो यहाँ पे आगे करते करते वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट एक्स कर देते हैं, राइट। ये नहीं कर सकते तुम। आउटपुट क्या आ जाएगा सर, एरर शो कर देगा। ये समझ में बात है? जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करें, कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को आप डिफाइन कर रहे हैं, तो वापस उसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। समझ में ये बात? आप जब किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन करते हो ना, तो उस वो एक्चुअली में इनिशियलाइज हो चुका है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये एक्चुअली में इनिशियलाइज हो चुकी है। मतलब एक्चुअली में जो प्रोसेस होता है ना, जब आप देखो यहाँ पे, मैं वापस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप हैश डिफाइन यूज़ करते हो, हैश डिफाइन एक्स एंड इस तरीके से आप यूज कर रहे हो, तो होता क्या है एक्चुअली में, अरे रे, एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर ही बना देता हूँ, ठीक। इसको मैं ऐसे यहाँ बना देता हूँ, ठीक। होता क्या है कि एक्चुअली में ये ऑटोमेटिकली जो होता है ना मेमोरी लोकेशन में ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, इसकी वैल्यू डिफाइन हो जाती है। मेमोरी लोकेशन में ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर स्पेस में एक्स आ जाता है, एक्स नाम का मतलब मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर वैल्यू 10 चली जाती है, ऑटोमेटिकली ये सब हो जाता है, ठीक। आपको वापस इंट एक्स करके इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आप डिफाइन करते हो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल को वापस इनिशियलाइज नहीं करना होता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अगर मैं इसको रन कराता हूँ, तो देखो ऑब्वियस बात, आउटपुट क्या देगा, 10 ही देगा आउटपुट, राइट। यहाँ से देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 10 ही आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास इस वाले चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो वैल्यू बोलते हैं। ये जो हमारे पास स्टेप था ना, हैज डिफाइन एक्स टाइम, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो वैल्यूज कहते हैं, मैक्रो वैल्यूज कहते हैं, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट था हमारे पास कांस्टेंट और डिफाइन का, ठीक। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट रखना है, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो आप स्टार्टिंग में ही क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो होगा क्या ना कि जब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, यहाँ हैश लिखा हुआ है ना, तो हैश के आगे जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती है। तो ये हैश के आगे जो लिखा है डिफाइन एक्स टाइम, तो मतलब ये प्री प्रोसेसर को क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ ऑटोमेटिकली तुम 10 डाल देना। तो यहाँ पे उसका एक्स दिखेगा पूरे प्रोग्राम में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा। समझ में आएगा? ये काम होता है प्रोसेसर का। तो क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कॉन्स्टेंट ऑफ डिफाइन का, ठीक।
तो ये जो हमारे पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ क्या हो गया हमारे पास खत्म हो चुका है। ये लास्ट पेज था पीडीएफ का, देख सकते हैं 9 ऑफ 9। तो ये पीडीएफ का लास्ट पेज था। तो ये वाला पीडीएफ क्या हो गया, सी प्रोग्रामिंग का खत्म हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, एक्सटर्न के बारे में डिस्कस किया, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया, साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने करते हैं डिस्कस किया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे इससे। ठीक, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अरे यार, इसको क्या कहते हैं, अरे हटाओ इसको।